नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रयागराज, महाराजगंज और जांजगीर चांपा की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका शहर आपकी खबर की। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज की, जहां 20,000 प्रतियोगी छात्र नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने 20,000 छात्रों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। 3 दिन 3 रात धरना प्रदर्शन, विरोध, नारेबाजी, कैंडल मार्च, पैदल मार्च, थाली पीटना, ड्रम बजाने, लगातार नारेबाजी करने के बाद छात्र छात्राओं का जोश कम नहीं हुआ है। आधी रात तक कैंडल मार्च, मोबाइल की रोशनी में मार्च निकालने के बाद भी वो अपनी मांगों पर अड़े हैं। बुधवार की रात एक बार फिर प्रशासन की तरफ से कोशिशें हुई, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। छात्रों ने अपना आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया है। अफसरों को बेरंग वापस लौटना पड़ा। वहीं आज सुबह प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिसकर्मियों में झड़प भी हो गई। पुलिसकर्मी सादी वर्दी में धरना दे रहे छात्रों को जबरन उठाने पहुंचे थे। पुलिस को देखते ही छात्र एक दूसरे पर लेट गए। छात्रों का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने छात्राओं के साथ बदसलूकी की है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बच्चों की मांगों को सरकार गंभीरता से ले रही है। भाजपा छात्रों और युवाओं के साथ खड़ी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों से बातचीत करके उसका उचित समाधान निकाला जाए। आपको बता दें, प्रतियोगी छात्र नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि एक दिन में एक शिफ्ट में ही पीसीएस प्री 2024 और आरओ के प्री के जो 2023 की परीक्षाएं हैं वो कराई जाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार 3 दिन से छात्रों की मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल नगर पुलिस उपायुक्त का पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वो सुन लीजिए। पीसीएस पेपर देते थे तो 90 क्वेश्चन अगर लाते थे तो मेंस लिखते थे सर। अभी 2 पालियों में, इससे पहले पिट भी हुआ सर, यूपी ट्रिपल एससी में आपने 2 नंबर घटा दिया, 2 नंबर बढ़ा दिया, कोई पता ही नहीं चला। आयोग 5-5 क्वेश्चन सर गलत कर दे, 10-10 क्वेश्चन गलत कर दे, उससे कोई बात ही नहीं। अगर सिर्फ 2 पालियों में होता है पेपर, तो मैं अगर 90 ला रहा हूँ या 100 ला रहा हूँ तो मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि मुझे मेंस लिखना है या नहीं लिखना है। हमारी मांग ये है सर, 3 पेपर है सर, पहले प्री निकलेगा, फिर मेंस निकलेगा, फिर इंटरव्यू निकलेगा। इसमें सर 4 महीने 5 महीने का समय निकलता है। आप रिजल्ट निकालें, मेरा प्री नहीं हुआ, मैं कैसे मेंस लिखने की तैयारी करूँगा। जी, यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा आप देख रहे हैं, इन सब भीड़ से यही अनुरोध किया जा रहा है कि जो चिन्हित धरना स्थल है वहाँ पे जाके अपना पीसफुल धरना जो है वो जो है संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ाएं और यहाँ पे जो रास्ता ब्लॉक किए हैं वो ना करें। यही इन लोगों से शांतिपूर्वक सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है। तो आज लगभग कितने लोग हैं? अभी 3-4 लोगों को हम लोगों ने कस्टडी में लिया है। सभी के विरुद्ध जो है नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो पीसीएस प्री और आरओ की परीक्षाओं को लेकर इन स्टूडेंट्स का कहना है कि 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम्स कराए जाएं और उसके अलावा इन स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो समझ से परे है, उसको भी लेकर वो विरोध जता रहे हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसको लेकर छात्रों का ये भी आरोप है कि वो धरने पर बैठे हुए थे सुबह से। पुलिस और छात्रों की झड़प इसलिए हुई क्योंकि उनके साथ बदसलूकी की उन्हें उठाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस अधिकारी को भी आपने सुना कि उनका ये कहना है कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, लेकिन प्रदर्शन के दौरान रास्ते को ब्लॉक ना करें। लेकिन छात्र भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इस समय जब इन छात्रों को अपनी परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, ये एक प्रक्रिया को लेकर विरोध कर रहे हैं जो उनका जायज अधिकार है। लेकिन इनका जो अधिकार है या ये जिस परेशानी को लेकर लड़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर बातचीत करने के लिए अधिकारी इनके पास पहुंचे थे। डीएम से लेकर कुछ अधिकारी भी पहुंचे थे, लेकिन इनकी तरफ से बातचीत के लिए जो प्रतिनिधि मंडल इनका जाना था वो अब तक उसको लेकर कोई बात सामने नहीं आई है। अधिकारियों ने कहा कि इतने सारे लोगों के साथ तो चर्चा नहीं हो सकती, आप एक अपना प्रतिनिधि मंडल भेजिए और जो भी बीच का रास्ता निकलेगा वो निकाला जाएगा। लेकिन छात्र अड़े हुए हैं कि बीच का रास्ता नहीं, उन्हें 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम्स चाहिए और उसके अलावा उनका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर भी विरोध है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये हल कब
निकलेगा, क्योंकि परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान तो हो गया है और अब ऐसे में जब उनको अपनी परीक्षाओं पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, वो यहाँ अड़े हुए हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शादाब जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे ये प्रयागराज में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये कब तक चलने वाला है, क्योंकि क्या पॉजिटिव आंसर सरकारी अधिकारियों की तरफ से मिल रहा है और क्या जो मांग ये लोग कर रहे हैं उस मांग को लेकर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स अधिकारियों की तरफ से मिल रहा है, कब तक ये धरना चलने वाला है? शादाब। 20,000 छात्र छात्राएं ऐसे हैं और न केवल ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश के हैं बल्कि दिल्ली के आसपास की जगहों के भी ये छात्र यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम है बड़ी तादाद में है। आयोग का कहना है कि 5 लाख से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षा कराना मुमकिन नहीं है और इसलिए 2 अलग अलग शिफ्ट में जो एग्जाम्स हैं पीएससी पीसीएस प्री के वो कराए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए कि इससे पहले भी जब 2023 में और उससे पहले भी जब एग्जाम हुए थे आरओ के, उसमें भी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स को एक साथ एक ही टाइम पर परीक्षा दिलवाई गई थी। अब कुछ जो राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया है उनमें बीजेपी का कहना है कि हम स्टूडेंट्स के साथ हैं, वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है या किस तरह से उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। तमाम बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। तो देखिए ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर विरोध और छात्रों का 1 डे 1 शिफ्ट की मांग, ये तमाम चीजें जिसको लेकर ये प्रदर्शन लगातार ये स्टूडेंट जो है वो कर रहे हैं और अपनी मांग को पूरा करने के लिए इन्होंने कहा है कि तब तक ये बने रहने वाले हैं। अब कब तक ये विरोध चलेगा, और ये वो तस्वीरें हैं जब पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई, उनके विरोध को लेकर पुलिस ने यहाँ लाठीचार्ज किया। तो इसको लेकर अब जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। देखिए ऐसे समय पर उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है जब यहाँ उपचुनाव भी होने हैं, तो ये प्रदर्शन इसे आप छोटा नहीं आकलन कर सकते। ये अपने आप में बड़ा नतीजा देकर जाएगा अगर राजनीतिक स्तर पर देखा जाए। और स्टूडेंट्स के स्तर पर भी 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी मोबाइल की रोशनी में, कभी बॉटलों को पीटकर, कभी ड्रमों को पीटकर, कभी थाली ताली बजाकर। तो अलग अलग तरीका इनका विरोध का है और लगातार ये डटे हुए, ये हट नहीं रहे हैं। और इनकी एक ही मांग है, क्योंकि देखिए पहले भी इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का जहां पेपर लीक जैसे मामले सामने आए, लेकिन ये भी सच है कि पुलिस भर्ती परीक्षा जो है वो बड़ी मात्रा में बड़े सारी जो स्टूडेंट्स की संख्या थी उनके साथ वो परीक्षा पूरे तरीके से अच्छे तरीके से संपन्न हुई। और अभी भी जो है दिक्कतें हो रही हैं और छात्र अपना अब विरोध जता रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इसमें किसी तरह की धांधली ना हो, उनकी जो परीक्षा है वो निष्पक्ष तरीके से हो। तो तमाम चीजें हैं। शादाब की तरफ हम रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जो प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर हम उनसे बात करेंगे। क्या निकल कर आ रहा है इस प्रदर्शन के बाद शादाब? क्या पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं अधिकारियों की तरफ से? स्टूडेंट्स हटने के लिए तैयार नहीं है, वहां मांगे उनकी नहीं मांगी जा रही हैं, प्रतिनिधिमंडल पहुंचा कि नहीं पहुंचा छात्रों का उनसे मिलने के लिए, क्या बताएंगे? देखिए पारुल, आपको बता दें कि 4 दिन से लगातार जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सुबह की अगर बात करें तो पूरे चारों तरफ जो आयोग है वहां पे बैरिकेडिंग लगा दी गई थी जिससे जो छात्र हैं वो अंदर ना आ सके। लेकिन आज सुबह ही छात्र उग्र हुए और वो बैरिकेड तोड़ के वो अंदर घुस जाते हैं और वहां पे वो प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन की उनकी शब्दों का यही कहना है जो छात्र हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी वो अब यहाँ से प्रदर्शन नहीं खत्म करेंगे। उसको देखते हुए इलाहाबाद के बाद अब लखनऊ में भी प्रदर्शन होने लगा है। अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां पर भी समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के जो नेता हैं और जो स्टूडेंट हैं वो आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे और साथ ही उन्होंने पुतला भी फूका है। फिलहाल लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में 164 धारा लग चुकी है, कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं होगा, ऐसा ज्वाइंट कमिश्नर की तरफ से एक लेटर आया था। लेकिन उसके बावजूद भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास एक नंबर गेट पर लगातार जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने, जो छात्र हैं उन्होंने प्रदर्शन किया। हालांकि मौके पे पुलिस आ गई, पुलिस ने प्रदर्शन तो समाप्त करा दिया है, लेकिन जिस तरह से सवाल उठ रहा है वो पुलिस के ऊपर सवाल उठता है कि जब धारा 163 लगी हुई थी उसके बावजूद प्रदर्शनकारी वहां पे कैसे पहुंचे और क्यों वहां पे प्रदर्शन किया गया। वहीं अगर बात करें प्रयागराज की, लगातार प्रदर्शन जारी है, आज चौथा दिन है और प्रदर्शन हो रहा है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी जब तक वो प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। जी पारुल। बिल्कुल, और ये अब चिंगारी आग बन के लखनऊ तक पहुंच गई, जैसा कि आपने भी बताया कि यहाँ अभी सपा के छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने जो है प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, यानी लड़ाई अभी और लंबी चलने वाली है। लेकिन संवेदनशील बात यह है कि अभी जब उनकी परीक्षा के समय, उनकी तैयारियों का समय है और यहाँ वो लड़ रहे हैं अपने लिए
लड़ाई कर रहे हैं, तो ये अब कब तक चलेगा, इसको लेकर आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया शादाब जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार 4 दिन से छात्र अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। 20,000 से छात्राएं जो अधिक हैं वो यहाँ पहुंची हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनका आरोप भी है कि छात्राओं के साथ पुलिस ने अच्छा सलूक नहीं किया है, और जो छात्र हैं उनके साथ भी अच्छा रवैया नहीं अख्तियार किया गया है। इसके अलावा जो प्रदर्शन है उसकी आग लखनऊ तक भी पहुँच गई है प्रयागराज से, और प्रयागराज में भी केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली और आसपास की जगहों से भी जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पहुँचे हैं। और अभी जो आयोग के कुछ अधिकारियों से उनकी जो बातचीत रही, वो डीएम स्तर के अधिकारी भी वहाँ पहुँचे थे, वो बेनतीजा रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि ये प्रदर्शन कहाँ तक जाता है। अब बात करेंगे महाराजगंज की, जहां पराली जलाने वाले किसानों पर प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पराली जलाने वाले किसानों पर प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। ऐसे में किसानों के खेतों को सैटेलाइट के माध्यम से चिन्हित कर जुर्माने और एफआईआर की कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं गांव-गांव चलने वाली कंबाइन मशीनें भी जब्त की जा रही हैं। आपको बता दें, कंबाइन मशीनें धान की फसलों को ऊपरी सतह से काटती हैं, जिससे फसलों के खड़े डंठल खेत में रह जाते हैं और किसान डंठल में आग लगाकर अगली फसल को बोने की तैयारी करते हैं। लेकिन डंठल में आग लगने के एक तरफ तो पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है, वहीं दूसरी तरफ खेतों की जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता भी नष्ट हो जाती है। इसे रोकने के लिए राजस्व, पुलिस, ब्लॉक और कृषि विभाग के कर्मचारियों की टीम लगाई गई है। 5 कंबाइन मशीनों को सीज भी किया गया है। वहीं जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। पराली न जलाने को लेके शासन से और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों की अवमानना या उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान भी किए गए हैं, जिसमें हमारे राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और ब्लॉक के और कृषि विभाग के सभी कर्मचारी लगे हुए हैं। क्षेत्रवार टीमें बनी है, ग्रामवार टीमें बनी हुई हैं। लोगों को जाके समझा रहे हैं बैठकों के माध्यम से, और उसके बाद भी जो लोग कंबाइन मशीन बिना SMS या रीपर मशीन के साथ चला रहे हैं, उनकी मशीनों को सीज किया जा रहा है। कल 5 मशीनों को सीज किया गया है और जुर्माना वसूलने के लिए भी टीमें लगी हुई हैं। इसके अलावा FIR दर्ज करने की भी प्रावधान है, अगर आवश्यक होगा तो FIR भी दर्ज कराई जाए। तो पराली जलाने को लेकर प्रशासन का सख्त रवैया, और पराली जलाने से न केवल प्रदूषण बढ़ता है या पॉल्यूशन बढ़ता है, और उसके अलावा जो मिट्टी है उसकी भी उर्वरक क्षमता कम होती है। और इन तमाम परिस्थितियों को भांपते हुए प्रशासन ने अब फाइन चार्ज करना शुरू कर दिया है। हमारा सहयोगी हमारे साथ राजेश्वर जुड़े हुए हैं, उनसे और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कितने किसान हैं जिन पर फाइन चार्ज किया गया है, और उसके बावजूद भी जो पराली जलाने की जो प्रक्रिया है उसको आप खत्म होते हुए देख रहे हैं, अभी भी ये जारी है? प्रशासन के इस तरह के कार्रवाई के बावजूद भी क्या किसानों को समझ आ रहा है कि वो क्या गलती कर रहे हैं? राजेश्वर जी मैम, आप बता दें जनपद पराली को लेकर के जिला गांव-गांव में जो के जो हैं या उनके ATM, DTM इन लोगों को लगा दिया गया है, जागरूक किया जा रहा है कि किसान जो उनके पीछे पर कुछ लोग जो न लगा करके चला रहे थे, उसके वजह से जो डंठल घास फूस मतलब ज्यादा जो डंठल हो रहा था उनको किसान जला ही रहे हैं। किसान को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन जिनके कंबाइन के पीछे हार्वेस्टर नहीं लगा है, पर नहीं लगा, उनको उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जहाँ जहाँ पाए जा रहे हैं उनके FIR किया जा रहा है। और पराली को लेकर के एक जागरूक अभियान, जो जागरूकता अभियान है कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा गांव में जाकर उनकी टीम है जो गांव में जाकर ठीक है, लेकिन अब किसान कितना समझ रहे हैं इस बात को, ये भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सरकार फाइन चार्ज इसलिए कर रही है ताकि इस पराली जलाने की प्रक्रिया को किसान ना करें, और कंबाइन मशीनें भी इसलिए जब्त की जा रही हैं ताकि जो डंठल छोड़े जा रहे हैं, और फिर उसके बाद क्योंकि देखिए वो डंठल इसलिए नहीं निकालते किसान क्योंकि उनको और भी ज़्यादा पैसा उसमें देना पड़ता है। तो इसको लेकर सरकारों ने भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं और कुछ ऐसे भी प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं जिनसे इस पराली का भी उपयोग हो सके। बहरहाल कोई भी अपडेट हो तो दीजिएगा। फिलहाल तो जो किसान हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हुई, और आगे कोई किसान ऐसा ना करे, इसको भी किसानों को समझना होगा। बहुत शुक्रिया राजेश्वर।
तो 5 कंबाइन मशीनों को जब्त किया गया जिनके पीछे हार्वेस्टर नहीं था और सैटेलाइट के माध्यम से अब चीज़ों को चिन्हित भी किया जा रहा है, यानी उन खेतों को देखा जा रहा है जहां पर पराली जलाई तो नहीं जा रही, फिर उसको सैटेलाइट के माध्यम से आकलन करते हुए उन किसानों के घर नोटिस पहुंचाए जा रहे हैं फाइन चार्ज के, तो जुर्माना भी लगाया जा रहा है। लेकिन किसानों को समझना होगा कि पराली जलाने से वातावरण कितना प्रदूषित होता है और इसीलिए इस बात को लेकर जो है सख्ती बरती जा रही है कि पराली ना जलाई जाए, क्योंकि ना केवल उस जगह पर ये बड़ा प्रदूषण फैलाती है पराली जलाना, बल्कि उसके अलावा भी आप देखें तो बाकी शहरों में भी इसका असर देखने को मिलता है। अब हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में पराली जलाई जाती है, उसका असर दिल्ली में होता है और अभी दिल्ली में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 600 के पार पहुंच गया है, जो अपने आप में हानिकारक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जांजगीर चांपा जिले की। जांजगीर चांपा जिले के देवरी गांव में जहां उप स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। तो जांजगीर चांपा जिले के देवरी गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। केंद्र में स्टाफ की मनमानी और बदहाल सेवाओं के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां पदस्थ चिकित्सक कभी कभी आते हैं, केंद्र में ना तो पानी की व्यवस्था है ना कोई चिकित्सक, बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र खोले तो गए हैं लेकिन उनके संचालन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। आखिरकार यहाँ जो मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रही हैं? लापरवाह चिकित्सकों पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों का मामले पर क्या कुछ कहना है वो सुन लीजिए। हम लोग को शिकायत मिली है, उसकी जांच के लिए हम लोगों ने पीएमओ सर को लिखा हुआ है। वो जांच की रिपोर्ट के बाद में हम लोग वस्तु स्थिति की जानकारी होगी और उसको सुधार करवाएंगे जितना जल्दी हो सकता है, अगर ऐसी स्थिति है। देखिए, स्वास्थ्य या फिर आपकी सेहत जो है हमारे मूलभूत अधिकारों में आती है और संविधान हमें इस बात का अधिकार देता है और इसलिए सरकारी अस्पताल भी होते हैं। लेकिन इन सरकारी अस्पतालों को सिर्फ खोल देने महज से जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो मुहैया नहीं हो रही हैं। चिकित्सकों की उपलब्धता, उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त व्यवस्थाएं, ये भी होना जरूरी है। लेकिन ना चिकित्सक हैं ना सुविधाएं। पानी जैसी सुविधा अगर अस्पताल में ना हो तो अस्पताल जाहिर सी बात है उसे बंद ही कर दीजिए, वो बेहतर है। अधिकारियों को सुनिए तो अधिकारी कहते हैं कि गाँव में है इसलिए व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और जो चिकित्सक हैं भी वो बैठते नहीं हैं, तो फिर ताले लगे रहते हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मरीज हैं उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रवीण, क्या बताएंगे स्वास्थ्य केंद्र के बारे में, जहां खुल तो गया है, दिख रहा है भवन, लेकिन खाली है, शायद चिकित्सक भी नहीं बैठते हैं, ना ही कोई सुविधा, और मरीज जाकर भी क्या करेंगे फिर? ये जांजगीर चांपा जिले के बड़ौदा क्षेत्र के ग्राम देवरी का मामला है। यहाँ के उप स्वास्थ्य केंद्र तो खोल दिया गया है लेकिन वो खुलता ही नहीं है, गंदगी है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों से जब चर्चा किए हम लोग तो ग्रामीणों का कहना है कि कभी खुलता ही नहीं सर, ये बस बना दिए भवन को, और इमरजेंसी जब पड़ती है, अब कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो हम झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करा के अपना काम चला रहे हैं। और वही वो देवरी गांव एक ऐसा गांव है कि वहाँ एक पिकनिक स्पॉट है। वो वहाँ बड़ी बड़ी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, बच्चे डूब के भी खत्म हो गए छोटे, और हमेशा हॉस्पिटलों की जरूरत पड़ती ही रहती है। तो वो खुलेगी नहीं, वो झोला छाप डॉक्टर के पास जाएंगे ही ग्रामीण। और जब सीएमएचओ मैडम से बात किया गया है तो मैडम ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि यहाँ जांजगीर चांपा जिले में सारे गवर्नमेंट के जो अधिकारी है या डॉक्टर है ये सब अपने निजी क्लिनिक में सेवा दे रहे हैं, इसलिए वे अपने सरकारी हॉस्पिटल में जाते ही नहीं है। तो ये विडम्बना है, ये सोचने वाली बात है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। बिल्कुल, और सिर्फ इतिश्री कर देना ये कहने से कि ग्रामीण अंचल में उप स्वास्थ्य केंद्र है इसलिए वहां पर सुविधा पर्याप्त नहीं दे पा रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। अधिकारियों को इस मामले में संज्ञान लेना होगा। और उप स्वास्थ्य केंद्र, जैसा कि आपने कहा कि उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है, तभी तो झोला छाप डॉक्टरों का धंधा फल फूल रहा है। और इसीलिए जरूरत है कि चिकित्सकों की मौजूदगी हो, स्पेशलिस्ट नहीं तो एक नॉर्मल डॉक्टर तो वहां पर उपलब्ध हो जो बुखार जैसी या सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों का इलाज कर सके। वरना ऐसे में झोला छाप डॉक्टरों के पास ये पहुंचते हैं और उसके बाद मौत तक लोगों की हो जाती है झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से। जी, ये तो यही तो बता रहा हूँ कि ये झोला छाप डॉक्टर ही इलाज करा रहे हैं और उनकी सेवा दे रहे हैं, और ये तो अपने निजी क्लिनिक में जाते हैं और मोटी फीस की भी मांग करते हैं। तो इसीलिए उन लोग झोला छाप में
सस्ते इलाज यानी की स्वास्थ्य केंद्र पर करा अपना करके- समय नहीं देते और निजी क्लिनिक चला रहे होते हैं। स्वास्थ्य केंद्र में जो चिकित्सक पदस्थ हैं वो उनकी मौजूदगी ना होना, इसको लेकर अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारियों के सीएमएचओ मैडम से कल बात भी हुई है, तो मैं तो कार्रवाई करती हूँ, लेकिन ऊपर से दबाव आता है तो ये मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा उन्होंने बताया है। दबाव की वजह से अगर सीएमएच अपना काम नहीं कर सकते तो उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो जनता के कामों के लिए वहां पर बैठे हुए हैं, ना केवल किसी के प्रेशर में आप काम कर रही हैं और जनता के समस्याओं को नजरअंदाज कर रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रवीण। तो दम तोड़ते अस्पताल, अव्यवस्थाओं का अंबार, अस्पताल से ड्यूटी डॉक्टर नदारद, तो फिर ये कैसा अस्पताल? और ऐसे में फल फूल रहे हैं झोला छाप डॉक्टरों के काम, जहां मरीज पहुंचते हैं उनकी मजबूरी की वजह से और वहां अपना इलाज कराने को मजबूर होते हैं, क्योंकि जाएं भी तो जाएं कहां। और फिर कई ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं जहां लोगों की मौत हो जाती है या फिर गलत इलाज की वजह से जो छोटी बीमारी है वो बड़ी हो जाती है। ऐसी कई घटनाएं जो अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आती हैं, अलग अलग जगहों की अलग अलग बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया और जानने की कोशिश की कि वहाँ हालात क्या बने हुए हैं। इसी के साथ आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।